हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश अगेन। सो आज मैं एक नई कंपनी के संग आया हूँ एंड आज हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक अगेन डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ जो मैं हमेशा लास्ट में देता हूँ, बट इस बार मैं स्टार्टिंग में देना चाह रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं इनके संग रजिस्टर्ड हूँ या मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं जो भी बताता हूँ मेरी अपनी व्यू है और मैं ये एडुकेशन के पर्पज़ से बताता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, मार्केट कैसे थॉट प्रोसेस डिसाइड करती है, कैसे वैल्यूशंस होती है, ये वैसे मैं बताता हूँ। मैं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं देता हूँ। एंड आपके पैसे आप अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना मत करिए। पैसे आपके होंगे तो आपके ही प्रॉफिट होंगे, आपके ही लॉस होंगे, तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा। बट हाँ, ये फ्रेमवर्क लेके आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं, वो मेरा मोटिव रहता है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता कि आपको मैं कुछ बाय या सेल का रिकमेंडेशन दूँ। मैं आपको बस स्किल्स दे सकूँ, सिखा सकूँ, वो मेरा एक पॉइंट रहता है। ठीक है। सो ऑन दैट नोट चलिए शुरू करते हैं। एंड सो इस कंपनी का नाम है Wall3D। ठीक है, तो पहले इसके बिजनेस के बारे में समझेंगे, देन समझेंगे इस सेक्टर में क्या टेलविंड है, देन इसके इनकम स्टेटमेंट वगैरह के बारे में समझेंगे, इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छी एंड बुरी बातें दोनों को समझेंगे, अनबायस व्यू रखने की कोशिश करेंगे। देन एक थोड़ा वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेंगे, एक पीयर टू पीयर एक्सरसाइज कर लेंगे, देन फिर वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कंपनी Wall3D जो है ये 3D प्रिंटिंग के बिजनेस में है। तो बेसिकली एंड टू एंड 3D प्रिंटिंग का जो भी बिजनेस है, स्टार्टिंग मतलब हर एक चीज़ को ये कवर करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं तो ये पूरे इकोसिस्टम में हर एक चीज़ में केटर कर रही है। और ये मोस्टली कंज्यूमर फेसिंग है, मतलब इंडस्ट्रियल फेसिंग 3D प्रिंटर नहीं बनाती है। जैसे बड़े बड़े 3D प्रिंटर नहीं बनाएंगे जिससे लेट से मेटल के कुछ कंपोनेंट्स बन जाए, या इंडस्ट्रियल ग्रेड या प्रिसीजन ग्रेड, वैसे वाले ये नहीं करती है। कंज्यूमर फेसिंग वाले करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से आपको एक छोटा सा D2C ब्रांड, एक लेट से आपको कुछ एक प्रोटोटाइप बनाना है, कुछ एक नेकलेस का प्रोटोटाइप बनवाना है, तो वैसे प्रिंटर्स बनाती है। या प्लेट से आपके घर में कोई बच्चा है, उसको कुछ प्रोजेक्ट बनानी है, तो वो छोटे छोटे आइटम्स के लिए, कंज्यूमर आइटम्स के लिए वो प्रिंटर बनाती है। ठीक है, तो ये एंड टू एंड इकोसिस्टम में वर्क करती है। तो इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बताता हूँ। इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर में आ जाएगा आपका एक्चुअल प्रिंटर, अलग अलग ग्रेड्स के आएंगे, लो मॉडल, हाई एंड मॉडल, बड़े छोटे, हाई स्पीड, रोटेटर वाले। मतलब 3D प्रिंटिंग का क्या होता है कि 3D प्रिंटिंग बेसिकली यूज़ क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। यूज़ क्या होता है ना, जैसे आप नॉर्मल चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब वैसे मैन्युफैक्चर नहीं हो पाती है इंडस्ट्रियल ग्रेड। फॉर एग्जांपल लेट से आप ह्यूमन DNA ले लो, या ह्यूमन स्केलेटन ले लो, स्केलेटन नहीं, या फिर लेट से ह्यूमन का फाइबर ले लो, या कुछ भी एक ऐसी चीज़ ले लो जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है बनाने के लिए। तो उसका जो स्केलेटन या ढांचा बनाना होता होगा, जो भी मशीन बनानी होती होगी, काफ़ी हार्ड होता हो, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी मम्मी भी हो सकता है कि इतना प्रिसीजन हो भी ना, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग से क्या होता है ना, वो 3D घूमती है, मतलब थर्ड डायमेंशनल सारे डायमेंशन में घूम के वो प्रिंट कर देती है। मतलब वो डॉट 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 करके ऐसे लेयर बाय लेयर XY Z एक्सिस बना के 3D प्रिंट करके देती है। ठीक है, तो ये इसका वो होता है। आप इसका डिटेल तो आप जाके कोई भी यूट्यूब वीडियो में भी देखो कैसे 3D प्रिंटिंग वर्क करता है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा ये काम नहीं है कि मैं PhD आपको कराऊँ कि 3D प्रिंटर क्या होता है। मेरा काम समझाना है कि कैसे बिजनेस वर्क करती है। ठीक है, तो एंड टू एंड करती है, तो सिस्टम पे वर्क करती है। तो ये हार्डवेयर बनाती है, देन ये फिलामेंट बनाती है। फिलामेंट क्या होता है इसका, और फिलामेंट ऑन रेजिन होता है। ये होता है इसका, समझ लो आप इंक, नॉर्मल जो प्रिंट करते हो प्रिंटर लेते हो तो उसका इंक जो मटेरियल जाती है प्रिंट करने के लिए, इसमें यहाँ पे फिलामेंट और रेजिन यूज़ होती है। और देन ये बाकी प्रोटोटाइपिंग भी करती है। इन्होंने एक छोटा सा फार्म भी खोला है ब्रह्मा फार्म के नाम से। यहाँ पे ये लोग प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज देंगे एंड टॉयज़ वगैरह बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इनका एक खुद का एक ब्रांड भी है, टॉयज़ ब्रांड। इसका नाम है विंगलिट्स टॉयज़ करके है। ये 3D प्रिंटिंग टॉयज़ बनाती है। तो अभी इंडिया में काफ़ी ये भी चला हुआ है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि टॉयज़ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें हमको इंडिया से टॉयज़ बनाए जो कि चाइना से आती है, राइट। एंड इनके एक्सपीरियंस सेंटर भी हैं। तो एक्सपीरियंस सेंटर में लोग क्या करते हैं कि प्रिंटर्स रखते हैं, तो जिसको आपको B2C कस्टमर्स आए या B2B कस्टमर्स जो भी हैं उनको देने के लिए वहाँ पे प्रिंटर्स रखा जाता है। वहाँ पे भी ये प्रोटोटाइपिंग वगैरह ये सब होता है। वो भी काइंड ऑफ लेट से वो जो ब्रह्मा फार्म सेंटर में बोला था उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, वो ये सब करते हैं, राइट। एंड हाँ, ये मोस्टली होता है। इनफैक्ट इन्होंने भी रिसेंटली टाइप के एपटेक के साथ, एपटेक एक इनको आप बोल लो कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर टाइप्स के हैं, तो इनके संगे टाइप के हैं जहाँ पे ये अपना प्रिंटर बेचेंगे उनको। वहाँ पे लोगों को, बच्चे लोग को समझाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे 3D प्रिंटर वर्क करती है, क्योंकि ये नया अभी फील्ड शुरू हुआ है, राइट। तो उसको सिखाया जाएगा, उसके थ्रू भी ये लोग क्रॉस सेल वगैरह करते रहेंगे, राइट। एंड
इनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अगेन जो मैंने बताया था कि ये लोग फिलामेंट और रेजिन मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली ये रॉ मटेरियल है जो प्रिंटर के अंदर जाता है, जिससे आप प्रिंट करते हो, बेसिकली इंक समझ लो आप इसका, ठीक है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में इनका ये हो गया कि ये प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज देते हैं। जैसे आप कोई ज्वेलरी ब्रांड हो या फिर कोई लेट्स से रियल एस्टेट ब्रांड हो या कोई मेडिकल कंपनी हो या एरोस्पेस कंपनी हो, छोटा सा अगर प्रोटोटाइप बना, क्यों प्रोटोटाइप बनाना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने से पहले अगर मैं प्रोटोटाइप बना के टेस्ट कर लूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तो कंपनी के ज़्यादा पैसा बच जाते हैं ना। आप पूरा मशीनरी बना के थोड़ी एक बार में बना दोगे, तो इसलिए तो प्रोटोटाइप का कंसेप्ट है, इसलिए ही 3D प्रिंटिंग चलती है, ठीक है। मुझे एक चीज़ खराब लगता है 3D प्रिंटिंग में, खराब नहीं एक्चुअली बोलोगे कि ये मे बी विद टाइम फिक्स हो जाएगा, कि जो प्रिंट होती है ना चीज़ें, वो बनने में काफ़ी टाइम लगती है। क्योंकि मैंने देखा एक बार 3D प्रिंट मेरे पास आया नहीं, मैंने देखा उसको बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, मे बी आवर्स लग जाते हैं। तो ये एक चीज़ है, तो जिसकी वजह से मे बी स्केल लाना बाद में इशू हो, बट आई थिंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें दिखाती रही है वो भी फिक्स हो जाएंगे विद टाइम, ठीक है। ब्रह्मा फार्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है ना, एक्चुअली कोई फार्म नहीं है, बेसिकली आप कोई स्पेस ले लो, बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लो, उसमें बहुत सारे प्रिंटर लगाते हैं। इनका एक ब्रह्मा फार्म है, तो ये इनके पास आई थिंक 200 या 250 प्रिंटर है, जो कि जिससे ये बोल रहे हैं कि ईयरली 7 CR का रेवेन्यू ला सकते हैं, बट वो अभी हार्डली ही यूटिलाइज हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा यूटिलाइज हुआ है। कहीं तो इन्होंने बोला, मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कहीं इन्होंने बोला था 40-50% यूटिलाइज हो गया, कहीं बोल रहे हैं कि प्रोटोटाइपिंग से उतना बिजनेस अभी है नहीं, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग इनका क्या है 1 to 2% ऑफ द बिजनेस है, ठीक है। तो आप बोल रहे 50% यूटिलाइज हो गया, तो मुझे ये थोड़ा सा वो लगा, तो अभी के लिए वो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इनके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या जो भी एक्सपीरियंस सेंटर बोल रहे हैं, कुछ 10 सेंटर है, ये बोल रहे हैं कि 2 साल के अंदर 36 करेंगे, मतलब 25 ऐड करेंगे, तो ये चीज़ अच्छा लगा। टेलविंड सेक्टर की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने अगेन दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक मैंने जो बोला था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो बोल रहे हैं कि चाइना से जो टॉय इंपोर्ट करते हैं उनको हमको इंडिया में बनाना, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पुश आ रही है। अगेन मैंने एक टेलविंड का वीडियो बनाया था, आप बोलोगे तो मैं लिंक इधर डाल दूंगा नीचे में। तो टेलविंड का वीडियो में क्या हो रहा है कि मतलब टेलविंड में क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पुश आती है, तो यहाँ पे जो इनकी टॉय वाली ब्रांड है विंगलेट्स करके, तो ये मेक इन इंडिया टॉयज़ बनाना चाह रही है 3D प्रिंटिंग के थ्रू, जो एक्चुअल में मतलब वैसे टॉयज़ बनाएगी जो मैन्युफैक्चरिंग या प्लांट्स वगैरह से या जो भी डिवाइसेस से बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाएगी। तो ये एक टेलविंड हो गया। दूसरा क्या है कि 2025-26 मतलब इस साल के जो बजट जा चुके हैं, उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाएंगे। तो अटल टिंकरिंग लैब क्या है कि ये फोकस करेंगे बच्चों को, AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग, 3D डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सब के स्किल्स देंगे। एंड जितने भी 50,000 स्कूल्स या जो भी सेंटर्स होंगे उसमें एक 3D प्रिंटर होना ज़रूरी है, तो ये इनके लिए हो जाता है। और इनका हाँ एक और चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि ये कंज्यूमेबल जो कंज्यूमर फेसिंग 3D प्रिंटर्स जो भी होते हैं इंडिया में बेचे जाते हैं, जो भी मार्केट है इनका, इनका 60-70% मार्केट शेयर है। और ये कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि जितना भी, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये इंडिया में बनती नहीं, ये लोग भी बनाते हैं, ये लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, एंड आई थिंक चाइना से ही करते हैं मोस्टली, और बाकी जगह से इंपोर्ट करते हैं देन बेचते हैं। तो जितने भी इंडिया में इंपोर्ट होते हैं 60-70% ये लोग ही इंपोर्ट करते हैं, तो 60-70% इनका। इनफैक्ट ये शार्क टैंक में भी आए थे, आप इनका शार्क टैंक का वीडियो देख सकते हो, मैंने उनका वीडियो काफ़ी पहले देखा था, उसके बाद ही मैंने ये कंपनी को मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तब से। तो ये एक चीज़ हो गई अटल ट्रेनिंग लैब में, तो भी क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी तो यही है मार्केट शेयर में, तो इनका भी इधर स्कोप आ जाता है। ये आई थिंक विद इन 2-3 ईयर्स करना है, टाइमलाइन मुझे अच्छा से याद नहीं, बट ये एक चीज़ है। तो ये एक हो गया टेलविंड के बारे में। अब चलिए नंबर्स पे डायरेक्ट बात है, काफ़ी तो बिजनेस के बारे में बात हो गई, नंबर पे डायरेक्ट बात करते हैं। तो इस बार इनका जो बिजनेस हुआ था करिए करीब करीब 42 CR का, एंड लास्ट ईयर कुछ 22 CR किया था, तो डायरेक्ट करीब करीब 85-86% का जंप आ जाता है। एंड EBITDA लास्ट ईयर था अपना फर्स्ट हाफ में 19%, इस बार कुछ 9%, 9.5% है, तो करीब करीब 10% का डिप आ रहा है। पूरे साल का भी 14-15% था, तो उधर से भी डिप आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो तो डिप आ रहा है। तो इनका इन्होंने रीज़न बताया था कि इन्होंने काफ़ी हायरिंग की है लीडरशिप पोजीशन में, हेड ऑफ सेल्स और मल्टीपल ये लोग ने बड़ी बड़ी कंपनी से इन लोग ने हायर किया है। तो ये इनका ये बोल रहे हैं कि इनका बेनिफिट सेकंड हाफ में दिखेगा, रेवेन्यू में दिखेगा। बट वही बात है ना कि मुझे वैसी बिजनेस पसंद आती है कि जो कॉस्ट तो ले रही हैं, सब कुछ डाल रही हैं, बट इतना ज़्यादा मार्जिन डाइल्यूट नहीं हो तो मुझे पसंद आएगा। और एट द सेम टाइम अगर वो जल्दी जल्दी कॉस्ट को लेके जल्दी जल्दी अगर उसका रिजल्ट दिखा सके तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा खटक रही है, बट ठीक है, देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक करना तो नहीं छोड़ सकता ना, क्या पता वो एक्चुअल में डिलीवर कर दे, क्या पता एक्सपोनेंशियली वो कंपनी परफॉर्म करने लग जाए। तो ये आई थिंक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ये एक चीज़ हुई। सेकेंडली इनकी जो आप रेवेन्यू वाइज अगर देखोगे, आप क्या बोलते हैं सेगमेंट वाइज देखोगे, तो हार्डवेयर बोले तो जो आपका मशीन्स हो गई, प्रिंटिंग मशीन्स, ये 86% से ग्रो किया, तो विच इज़ इन लाइन विथ वॉट एवर ओवरऑल ग्रोथ इट वाज। कंज्यूमेबल जो आपका फिल्मन हो गए वो करीब करीब 70% से ग्रो किया।
ये अच्छा है, मतलब 30 CR से 3 CR से 5 CR हो गया है कंज्यूमेबल में, और उधर में 19 CR से कुछ 35 CR 36 CR हो गई है, राइट। प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज 2 CR से 2 CR भी नहीं, आई थिंक वो 20 लाख से 30 लाख भी, मतलब आप हार्डली सोचो कि कुछ है ही नहीं प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज जिसमें हाई मार्जिन। इसमें हाई मार्जिन बिजनेस आपका प्रोटोटाइपिंग होता है, फिलामेंट होता है, एंड कुछ अदर सर्विसेज में भी रिपेयर्स वगैरह होते होंगे। तो प्रोटोटाइपिंग कुछ है ही नहीं आपकी। कंज्यूमेबल भी कुछ 3-5 CR है, मैंने बताया कि आपको 42 CR पूरी की थी, तो 5 CR इस साल आई है। तब 42/5 अब कितना होता है, 10% ही आपके कंज्यूमेबल आ रहे हैं, राइट। एंड अगेन कंज्यूमेबल जो ये इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, इनके खुद के जो प्लांट है, कुछ 142 मिलियन ऐसा कुछ इनका था, जो ऑन अ मंथली बेसिस या जो भी वट इनका 142 वट है, ठीक है। तो इनका ना जो कैपेसिटी है बेसिकली 142 यूनिट्स वट लेट से, तो उसमें क्या है कि करीब करीब आई थिंक 29% थी कि कितनी, 29% इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी। अब ये बढ़ के 32 हो गई है। तो मुझे वही लग रहा है कि आप 70% ने आपने इससे बढ़ा दिया है सेल्स को, मतलब रेवेन्यू बढ़ाया है आपने फिलामेंट से, रेसिन जो भी है आपकी बैकवर्ड से, बट आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी हुई है। तो हो सकता है कि प्राइसिंग बढ़ी हो, बट आप वही सोचो ना कि आपके प्रिंटर्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा आपने बेच दिए हैं, बट आपकी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो एक्चुअल उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ जाएगी, बेसिकली इंक जाएगी, वो आप ज़्यादा बेच नहीं पा रहे हो। तो ये मुझे काफ़ी ख़राब लगी इस कंपनी के बारे में। अगेन आप इसको कंपेयर करोगे ट्रू कलर्स के साथ, जिसको मैंने कुछ टाइम पहले कवर किया था। तो उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने सब्लिमेशन पेपर का एक प्लांट 1 करोड़ यूनिट्स का जो प्लांट था, उसको 2 करोड़ यूनिट्स कर रहा है, और ये 1 CR वाली भी 90% भर गई है, यूटिलाइज हो गई है। तो डिमांड लेट केपेक्स दिख रही है आपको, ठीक है। इधर आपके पास केपेक्स आप नया केपेक्स डाल नहीं रहे हो, बट ये भी कुछ 30-40% ही यूटिलाइज है। हाँ सॉरी, मैंने 29% बोला था, ये 42% है। पहले 39 थी लास्ट ईयर, 2024 में भी 39% थी, इस बार 42%। तो आप वही सोचो ना कि 2 साल में कुछ हिला ही नहीं है। तो मे भी हो सकता है आगे जाके हो जाए, अगेन वी हैव टू ट्रैक इट, बट आप वही सोचो कि 2% यूटिलाइजेशन बढ़ी है, एंड आपकी फिलामेंट की सेल्स, कंज्यूमेबल की सेल, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ 70% आ गई। तो आप प्राइस बढ़ाए होंगे, ये मेरे को लग रहा हो सकता है, बट प्राइस बढ़ाए हो आपने प्रिंटर ज़्यादा सेल कर दिया, ये नहीं है, तो ये मुझे कहीं पर मैच नहीं हो रहा है। इनफैक्ट प्रिंटर भी इनका करीब करीब आई थिंक 7,500 यूनिट सेल हुआ है इस साल। तो ये एक पॉइंट हो जाता है रेवेन्यू का स्प्लिट में, विच इज़ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग टू मी। एंड मार्जिन तो प्रेशर में है ही, एंड अगेन अभी इंडिया में तो बन नहीं रही है, बाहर से लेके आते हैं, तो ये एक चीज़ हो जाती है। एंड वही है कि आपने एक टॉय ब्रांड भी बना दिया। अब देखो, टॉय ब्रांड भी आप बना दिए हो विंगलिट्स करके, उसमें भी मेरे को नहीं लग रहा काफ़ी ज़्यादा सेल है। ब्रह्मा फार्म आप सेट कर लियो, ठीक है, जिसमें आप प्रोटोटाइपिंग और टॉय बनाओगे, मतलब विंगलिट्स ही बनाओगे। तो ये अभी शुरू ही नहीं है, सेकंड हाफ में हमें ट्रैक करना पड़ेगा। फिलामेंट्स आप दिखा रहे हो 70% ग्रोथ, बट वो 70% ग्रोथ में भी आपका यूटिलाइजेशन कुछ 2% ही इंक्रीज़ हुआ है। सो ये तीनों ही जो हाई मार्जिन बिजनेस है, इसमें अभी तक कुछ दिख नहीं रहा मुझे। और आप हार्डवेयर बेच रहे हो, जो एक्चुअल में क्या होता है, जो आप हार्डवेयर एंट्री लेवल चीज़ें बेचते हो, तो वो अब क्या होती है ना, हार्डवेयर आप बेच दे रहे हो, बट उसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होती होगी ना, राइट। क्योंकि आप एंट्री लेवल चीज़ों को ही अगर एक्सपेंसिव कर दोगे, तो बाकी चीज़ें आप नहीं बेच पाओगे जिससे आपको कमाना है, रिकरिंग बिजनेस जो आपको कवर करना है, राइट। तो ये मुझे चीज़ ख़राब लग रही है कि आप हार्डवेयर बेच रहे हो, बाकी चीज़ें नहीं हो पा रही। बट अगेन दे आर सेइंग कि दे वुड बी एबल टू अचीव गुड टारगेट इन नेक्स्ट क्वार्टर। काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप कितना रेवेन्यू कर दोगे, क्या है नहीं है, तो क्लियर आंसर कुछ नहीं दे रहे थे, बट कहीं इन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि 35-40% लोग एस्पायर कर रहे हैं। मार्जिन भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 15% मेंटेन करके रख पाएंगे। बट अब अगेन वही बात होगी ना कि पहला हाफ में आपने 9% कर लिया है, अब नेक्स्ट आपको हाफ में कुछ 20% करना पड़ेगा, तब जाके अराउंड 15% का डाइल्यूटेड मतलब ब्लेंडेड आएगा एवरेज में। 20% कर पाएंगे क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। लीडरशिप तो आपने हायर कर लिया, कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी ले लिया, सो वी हैव टू ट्रैक इट। क्योंकि ये थोड़ा सा डील वैसे हो जाता है ना कि आप सब कुछ ले ले हो, सब कुछ खर्चा कर दे रहे हो, बट आपको कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब डिमांड वैसे दिख नहीं रही है, मुझे तो ऐसे दिख नहीं रही है। बोलने के लिए गवर्नमेंट केपेक्स हो गई हैं, अटल थिंकिंग लैब्स आ गई हैं, सब जगह से डिमांड आ रही है, आप प्रिंटर हार्डवेयर बेच रहे हो। इनफैक्ट हार्डवेयर में भी सिर्फ प्रिंटर नहीं है, कुछ स्कैनर्स भी होते हैं, पेन्स होते हैं, तो ये सब भी हैं, बट मोस्टली तो आप हार्डवेयर में प्रिंटर ही बेचते होगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप हार्डवेयर बेच दोगे और बाकी ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो मेरे को लगता है रिकरिंग रेवेन्यू बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये रिकरिंग रेवेन्यू को आप वैसे ले सकते हो कि आप जिलेट क्या करती है, जिलेट रेजर का जो मेन चीज़ है वो सस्ते में बेच देती है, और बाकी उसके बाद आप ब्लेड से कमाती है। आप जितना हमारा ब्लेड एक्सचेंज करोगे, खरीदोगे नया, वो उसमें मार्जिन कमाती है। तो वही वाली चीज़ है, ये इसमें देखना होगा क्या है। बाकी एक बार वैल्यूएशन कर लेते हैं। वैल्यूएशन में अपना इसका आई थिंक मार्केट कैप करीब करीब 130 करोड़ का भी दिख रहा है, ठीक है, 130 करोड़ का दिख रहा है। और प्रॉफिट अपना है इस बार इस क्वार्टर का करीब करीब 3.4, ठीक है, 3.8 है, 4 करोड़ ले लेते हैं। तो 4 करोड़ मेरे को नहीं लगता अगली बार 4 करोड़ करेगी, बट चलो ले ही लेते हैं, 4 करोड़ कर ही लेगी।
तो 4+4 हो जाएगी 8 करोड़, 130/8 होती है अपनी करीब करीब 16-17 का पी। ठीक है, तो डील ऐसे अच्छा लग रहा है अगर इन केस ये कर दे। नहीं करेगी तो मेरे को तो डील तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लग रही है। और 80% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है इस बार, 85% करीब का, बट बोल रहे हैं कि 40% कर लेंगे। 40% भी अगर 17-18-20 के पी में मेरे को तो डील अच्छा लग रहा है, प्रोवाइडेड ये कर सकें। तो अगेन इसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो पीयर, एक बार पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन मुझे एक्चुअली पहले करना चाहिए था। तो पीयर कंपैरिजन में अगर मैं ट्रू कलर्स ले लूँ, वो एक्चुअली इसका पीयर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना 60-70% तो मार्केट इसी का है। लिस्टेड में तो आई थिंक ये एक ही प्लेयर है जो 3D प्रिंटिंग करते हैं। बट ट्रेडिशनल प्रिंटर ले लेते हैं। ट्रू कलर्स क्या करती है, फैब्रिक के प्रिंटर्स बनाती है, राइट। तो उनकी ग्रोथ कुछ आई थी आई थिंक 150 CR उन्होंने किया था, मेरे को जहाँ तक याद है। उन्होंने किया था 151 CR एंड 93 CR, कुछ 63% का ग्रोथ आया था। ठीक है, 63% का ग्रोथ आया था। उन्होंने 15 CR का किया था। उनकी तो मैंने ऑलरेडी बताया ना कि वो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी सब्लिमेशन पेपर की 90% थी, एक और डाल रहे हैं वो। तो मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट हाफ भी ये लोग 15 CR कर देंगे। इन्होंने भी हार्डवेयर कुछ 60-70% आई थिंक ग्रो किया था, राइट। तो 15 CR, 15 CR, 30 CR, 63 करोड़ का मार्केट कैप है। तो करीब करीब ये भी 20 के पी में अपने को 50-60% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, और वो मिल रहा है करीब करीब 80% का। बट वो लोग भी बोल रहे हैं कि 40% करेंगे, तो दोनों ले लेते हैं ना कि 50-50% का ग्रोथ आ रहा है। बट इनकी ना मार्जिन डायल्यूट नहीं हुई है इनकी। अगर आप इबिटा देखोगे ट्रू कलर्स की, लास्ट ईयर थी इबिटा कुछ 7-8%, इस बार करीब 13-14% ऐसा कुछ है। तो डबल हो गई थी इबिटा। तो आप देखो ना कि ये ऐसे ट्रू कलर्स ऐसी कंपनी है जो अपनी अभी खर्चे कर रही है और एट द सेम टाइम ही रेवेन्यू भी बढ़ा दे रही है, एबिटा भी बढ़ा दे रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। ऑल्दो इन्होंने बोला कि आगे जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज में भी इतना ना मिले, 14%, 15% में हम रोक देंगे इसको। बट एट द सेम टाइम दूसरी कंपनी को देखो जिसका एबिटा गिर गया, अब ये बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ में दिखाएंगे। तो ये वही हो जाता है ना कि आपने खर्चे इतने सारे पहले ले लिए, इतने सारे आपने हेवी केविक्स कर लिए, अब दूसरे टाइम अगर आप नहीं दिखा पाओगे तो मुझे विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन हो जाता है। अगेन आपको ही डिसाइड करना है क्या लेना है, कि किस कंपनी में जाना है, किस कंपनी को स्टडी करना है, किस कंपनी को वॉच लिस्ट में डालना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पैसे आपके हैं, मेरे नहीं है। मेरा काम है समझाना कैसे डील को, कैसे दो कंपनी को इवैल्यूएट करना, कैसे बिजनेस को समझना, ये मेरा काम है आपको समझाना। तो ऑन दैट नोट आज तो यहीं तक ले रखते हैं। बाकी आप इसमें कमेंट करिए नीचे में, बाकी मैं सारे डिटेल्स डाल दूँगा, ट्रू कलर्स के भी डिटेल्स डाल दूँगा। एंड बाकी लेट्स गेट्स एंगेज ऑन दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।